हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग 350 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसका पार्ट 1 होगा, यानी कि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से आपको पार्ट 5 तक देंगे और 350 जो ऑब्जेक्टिव देख लेता है अगर पार्ट 5 यानी कि तक, ये फर्स्ट पार्ट होगा, तो आपको 35 में 35 कोई नहीं छीनने वाला है। तो लास्ट तक देखते रहिए। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव होगा। PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, याद कर लीजिए KKG क्लासेस गूगल ओपन करना है और KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या कहा, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है या विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, या इसको कह सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स भी कहा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि वोल्ट क्या लिख सकते हैं, वी से वोल्ट पर मीटर, या इसको लिख सकते हैं इक्वल टू वोल्ट मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्या, वोल्ट मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। यानी कि हो सकता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, 3 संधारित्र, क्या कहा, 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है। यानी कि 3 को संधारित्र दिया हुआ है, उसके प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसकी समतुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं, तो 1/C इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कैपिटल C है, कैपिटल C, तो 1/स्मॉल c प्लस 1/स्मॉल c प्लस 1/स्मॉल c। कैसे, क्योंकि आप श्रेणी क्रम कह रहा है ना, श्रेणी क्रम में किससे, कैपेसिटर को जोड़ना है, धारिता का जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, इसका लॉसा लेंगे, C आएगा 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/C हो जाएगा। यानी कि 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 3/C हो जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि संधारित्र का समतुल्य धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इज राइट आंसर। 2 का क्या हो जाएगा, C इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, प्लीज नए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको PDF चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या 400 प्लस करना है तो उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स जो होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 3 का, क्या हो जाएगा, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट होता है वेबर होता है। यानी कि ऑप्शन C इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। 4 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कौन है जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होता है ठोस। ठोस जो होता है क्या होता है, वह अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व, क्या कहा, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण कर सकते हैं। तो स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है। यानी कि SI यूनिट पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। याद कर लीजिए, स्वप्रेरकत्व का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। जो कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं तो ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। यानी कि वह यंत्र, वह युक्ति, यानी कि वह डिवाइस कह सकते हैं, जो इसको हम क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है कहा जाता है। यानी कि उसको बदलेंगे तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली या डायनेमो विद्युत मोटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्या होता है, डायनेमो होता है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, प्रतिघात। देखिए क्वेश्चन आपको 3 प्रकार से पूछेगा। प्रतिघात का SI मात्रक क्या है, प्रतिबाधा क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, इस प्रकार से पूछेगा। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, ठीक ना। उसका सभी के SI जो यूनिट होता है ओम होता है, ओम होता है। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, ओम होता है। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स किरण के गुण वैसे ही है जैसे, मतलब कहने का मतलब है कि एक्स जो किरण होता है, एक्स किरण, उसका गुण कैसा होता है, उसका गुण जो होता है किससे मिलता है।
यहाँ पे अल्फा किरण से, बीटा किरण से, गामा किरण से, कैथोड किरण से, किससे मिलता है तो यह बताना है। तो जो उसका गामा किरण जो होता है, गामा किरण जो होता है उसका जो कुछ कुछ गुण जो होता है वह एक्स किरण के गुण से मिलता जुलता होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है, यानी कि जो एक अवतल लेंस होता है अगर उसको हम जल में डुबा रहे हैं तो वह कैसा हो जाएगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह होता है कम अपसारी, ज़्यादा अपसारी, या कम अपसारी या ज़्यादा अपसारी, यहाँ अभिसारी था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 9 का, एक अवतल लेंस को पानी में से डुबाया जाता है तो वह हो जाता है, कैसा हो जाता है तो कम अपसारी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मिनट, 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी का बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, यहाँ पे ट्रिक से समझना है। क्या कहा, सरल सूक्ष्मदर्शी, स से क्या लिखाता है, स, और स से सीधा लिखाता है। पहले बात समझिए, अगर खगोलीय सूक्ष्मदर्शी कहे या सरल सूक्ष्मदर्शी कहे, दोनों का जो वहाँ पे यथी होता है, दोनों में क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो सबसे पहले वास्तविक वाला गलत हो जाएगा, काल्पनिक काल्पनिक, इस दोनों में से फंडा फंसता है। तो आपको एक कहेगा खगोलीय के लिए, कहेगा आपको सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का लिए हो जाएगा क्या, यहाँ पे स से सरल, स से सीधा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब खगोलीय को जो कहता है खगोलीय के लिए तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब कहता है तो ऑप्शन बी, और सरल सूक्ष्मदर्शी का कहे तो ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण, क्या कहा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या अवतल दर्पण है जिसका सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को, यानी कि किसी वस्तु को दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर, यानी कि दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु का प्रतिबिंब का आकार दुगुना होता है वह दूरी बताना है, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी दे रखा है। तो किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर, यानी कि दो स्थितियों के जो बीच की दूरी होगा वह बताना है, जिन पर वस्तु का प्रतिबिंब जो हो रहा है वह दुगुना हो रहा है। तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, यह क्वेश्चन कहा गया है। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 सेंटीमीटर ही होगा। अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण है और पूछ रहा है किसी वस्तु के दो स्थितियों के बीच की दूरी बताइए जिन पर वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना बनता है, क्या आकार जो होता है वो दोगुना हो जाता है, तो वह 20 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा, उसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर ही होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करता है, किसका पुष्टि करता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है ध्रुवन को। क्या कहता है, प्रकाश का जो व्यक्तिकरण जो होता है तरंग का प्राकृतिक पुष्टि करता है वह ध्रुवन को पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो सकेगा, ध्रुवन, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यहाँ पे 6400 एंगस्ट्रॉम होता है। निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 6400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इस प्रकार से लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम है। जल का पूर्णांक 4/3 हो तो इसका यहाँ पे क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगा। क्या कहा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए, तो आराम से बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग 4800 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे इसका 4800 हो जाएगा। कैसे होगा, अगर हम 6400/3/4 करते हैं तो यहाँ 4 अगर ऊपर जाता है तो यह मतलब 4 अगर नीचे आएगा इसको भाग देंगे 3/4, यानी कि 4 ऊपर। एक मिनट फिर से देखते हैं। यहाँ पे 6400 अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 से अगर भाग दूँ, यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 4/3 ना, कह रहे हैं कैसे हो रहा है। 4/3 है, यानी कि यहाँ पे 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, गुना में ये से कट जाएगा। 16 मतलब 16 3 48 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। वही तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/4 है। तो यहाँ पे देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे 6400 है ना, इसको भाग देंगे 3/4 से, यानी कि 4/3 है, बार में उल्टा कर रहे हैं। 4/3 है तो इसको ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा क्या, 1600 मतलब 1600 तिया
48 16 3 48 यानी कि 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो सकता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर से क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का कार्यफलन क्या दिया है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो दिल्ही तरंग दैर्घ्य होगा। क्या कहा? दिल्ही तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 443.3 नैनोमीटर, नैनोमीटर में चला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बशर्ते कैसे है इसका न्यूमेरिकल हम बना देंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका कार्यफलन ऐसे हम बहुत ऐसा, आप कल वाला अगर वीडियो देखे होइएगा, कल या परसों वाला जो क्वेश्चन बताए थे, हर एक न्यूमेरिकल को बगल में सॉल्व कर दिए थे। किए थे नहीं? बिल्कुल किए थे। उस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो का टाइम बचाना चाह रहे हैं और इसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? यानी कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसका कौन सा श्रेणी है कि दृश्य भाग में पड़ती है? यहाँ पे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ऑप्शन और होगा कुछ। यहाँ पे है पश्य श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बामर श्रेणी, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी होता है वह दृश्य भाग में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन इसका बी से मतलब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता है। 17 नंबर से क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। जो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसका प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है और इलेक्ट्रॉन की प्रकाश मतलब चाल और प्रकाश, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इलेक्ट्रॉन का चाल और प्रकाश का चाल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाता है इसका 1/137, यानी कि 1/137 होता है। 1/137 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चाल 1 होगा तो प्रकाश की चाल 137, यहाँ पे 1/137 होता है। समझ गए ना, यानी कि 137 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? यानी कि मूल कण है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मूल कण की बात किया जा रहा है ना, यानी कि अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है वह क्या होता है? मूल कण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, यानी कि सूर्य का ऊर्जा प्राप्त कहाँ से किया जाता है? कैसे बनता है सूर्य का ऊर्जा? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को याद कीजिए कि नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को बनाया जाता है, सूर्य प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो सकेगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाभिकीय संलयन से ही सूर्य का ऊर्जा बनता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको 400 प्लस करना है, अगर 400 प्लस करना है तो उसके लिए आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और उससे आप मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप उसको 400 पढ़कर 400 प्लस जरूर कर सकते हैं। ठीक ना। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु का सिद्धांत है। तो प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। विवर्तन, व्यक्तीकरण, पुनरांतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो प्रकाश का जो होता है, प्रकाशीय जो तंतु होता है उसका जो सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 21 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाशीय तंतु के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांति कोण का मान लगभग होता है। जो प्रकाशीय तंतु होता है उसके लिए क्रांति कोण कितना होना चाहिए, यह क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे 77 डिग्री, यहाँ पे 59 डिग्री, यहाँ पे 17 डिग्री, 20 डिग्री। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए 77 डिग्री, यानी कि 77 डिग्री होता है क्रांति कोण। किसके लिए? प्रकाश तंतु के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? यानी कि कौन ऐसा रीजन है, कौन ऐसा कारण है जिसके कारण जो हवा का बुलबुला होता है वो पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, तो इसका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ही जो पानी के अंदर
जो हवा का बुलबुला होता है चमकता दिखाई देता है। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए आप 23 नंबर जो क्वेश्चन है बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे, दो लेंस यानी कि दो लेंस दिया है, दो गो लेंस है, उसका यहाँ पे क्षमता दे रखा है क्या, -5 डायोप्टर और -15 डायोप्टर कि +15 डायोप्टर है। तो यहाँ पे मतलब ये सटा कर रख दिया गया है। तो समक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी पूछ रहा है। संयोजन की फोकस दूरी, सबसे पहले बात आपको दो क्षमता दे रखा है, D1 और D2 दे रखा है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, अगर D1 दे रखा है D2 दे रखा है तो D बराबर क्या हो जाएगा, D1 + D2 यानी कि -5 डायोप्टर प्लस 15 डायोप्टर, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा +10 डायोप्टर, यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। यह क्या है, इसका क्षमता आया। क्षमता, अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी ए बराबर क्या होता है 100/, क्षमता यानी कि डी। डी का वैल्यू क्या है 10 दे रखा है, तो इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना, फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर आया, क्या है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पर क्या आया 10 सेंटीमीटर, याद कर लीजिए सेंटीमीटर में आता है। ठीक ना, तो यानी कि हो जाएगा कहाँ पे हो गया 10 से, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको समझा है, खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है और सरल सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है सबसे पहले काल्पनिक होता है। सबसे पहली बात काल्पनिक, सीधा तो मतलब वास्तविक तो होगा ही नहीं, वास्तविक तो गलत हो जाएगा। काल्पनिक की बात किया जा रहा है तो काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक में सीधा होगा या उल्टा होगा, तो यहाँ पे सरल के लिए सीधा होता है, सरल के सरल से सीधा, सरल से सरल, तो सरल वाला नहीं होगा तो क्या बचेगा उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 24 के क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो आप प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कीजिए आप लोग, और पीडीएफ लेना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, 400 प्लस करना है तो उस पर कॉल कर सकते हैं। अभी 25 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आप बेलनाकार लेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे बलनकार लिखा गया है। तो बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, यानी कि जो बेलनाकार लेंस होता है उसका व्यवहार हम कहाँ करते हैं, किस दोष को दूर करने के लिए, ये क्वेश्चन कहा गया है। उस दोष को, किस दोष को, तो अबिंदुकता, जिसको हिंदू में अबिंदुकता कहा जाता है और इंग्लिश में उसको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म जो आँख का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का व्यवहार करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या कहा, हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों विभवांतर। तो याद कर लीजिए, हीटस्टोन ब्रिज द्वारा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है, यानी कि दोनों को मापा जाता है, यानी कि 26 का सी इज राइट आंसर। 26 का सी का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हीटस्टोन जो ब्रिज होता है उससे हम निम्न और उच्च प्रतिरोध दोनों को माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेशों की मात्रा होगा। क्या कहा, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाला, अगर 10 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र को यहाँ पे 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा। इसका जो आवेश होता है 5 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, आवेशित किया जाता है तो इसका जो हो जाता है 5 × 10⁻⁻5 कूलम्ब हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 5 × 10⁻⁻5 कूलम्ब, यही होता है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और 400 प्लस करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल या मैसेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी देंगे। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचार की दिशा होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की संचार की दिशा कैसी होती है, बी के समांतर, ई के समांतर, बी क्रॉस ई के समांतर, या ई क्रॉस बी के समांतर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई क्रॉस बी के समांतर होता है। क्या होता है, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ई क्रॉस बी के समांतर होता है विद्युत चुंबकीय तरंग की संचार की दिशा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 29 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, भूतरंगों में, यानी कि भूतरंगे में प्रेषण की प्रयुक्त आप जो आवृत्ति प्रास पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि भूतरंगों में प्रेषण में जो प्रयुक्त मतलब उपयुक्त आवृत्ति जो प्रास होता है वो कितना होता है, 20 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज, या 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज से यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज, या 8 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज। तो क्या हो सकेगा, ये क्वेश्चन कहा गया है।
तो 29 का जो होता है 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज होता है। किसके लिए? भू तरंगों के लिए। भू तरंगों के प्रेषण का जो प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है वह 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर दूरी से विलगत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का यहाँ पे बीच लगने वाला जो बल होता है समानुपाती होता है। अगर आर दूरी पर दो विलगत इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Q1 Q2 है, आर दूरी पर है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर स्क्वायर के बराबर होता है। जब ऊपर करेंगे समानुपाती पूछ रहा है तो क्या जाएगा? आर इनवर्स स्क्वायर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक ना। इन्वर्स में जाता है ना, 1 अपॉन आर ही ना रहता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको करेंगे तो आर स्क्वायर इन्वर्स में जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसका होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका कुलम का नियम में पढ़ना है यह। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वृत्तीय, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है। मतलब एक वृत्ताकार जो धारा लूप है उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण एम दे रखा है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, जो धारा लूप है उसका त्रिज्या को हम, अगर एक धारा लूप है उसकी त्रिज्या आर है, अगर उसको R2 कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या हो सका? यह क्वेश्चन कह दिया तो इसका हो जाता है M/2, यानी कि उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? वो भी आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर उसकी त्रिज्या को आधा कर रहे हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। एक और बात, एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए उसको आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अगर इंग्लिश पढ़ना है तो केकेजी क्लासेस गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। केकेजी क्लासेस गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा इंग्लिश वाले ऑप्शन में, जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगा उसको ओपन करके क्लास 12 में जाइएगा, इंग्लिश में जाइएगा, इंग्लिश वहाँ से पढ़ सकते हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक शून्य होता है। यानी कि क्वेश्चन कहने के मतलब है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उदग्र जो घटक होता है, किस जगह पे शून्य होता है? यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव पर, या भौगोलिक ध्रुव पर, या प्रत्येक स्थान पर, या चुंबकीय निरक्ष पर, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद कर लीजिए, इसका 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, जो चुंबकीय निरक्ष होता है उस पे ही चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक शून्य होता है। क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक शून्य कहाँ होता है? चुंबकीय निरक्ष पे होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सेल का ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ कहने का मतलब है विद्युत वाहक बल, मापा जाता है विभवमापी द्वारा। यहाँ पे वोल्ट मीटर, विभवमापी, या ऑप्शन और होगा तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवमापी के द्वारा। क्या कहा? विभवमापी के द्वारा ही सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 34 नंबर जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि से संरक्षण के सिद्धांत पर संबंधित होता है? समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किरचॉफ का जो धारा नियम कहने का मतलब हुआ प्रथम नियम का, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किससे संबंधित होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। आप संवेग, ऊर्जा, आवेश, कोणीय संवेग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आवेश। अगर प्रथम नियम कह रहा है, धारा नियम कह रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर यही क्वेश्चन कह दे किरचॉफ के द्वितीय नियम किसी संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वहाँ पे हो जाता ऊर्जा। याद कर लीजिए, प्रथम नियम के लिए आवेश, द्वितीय नियम के लिए ऊर्जा। ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, तो किसको मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, कोई कोई क्वेश्चन जो होता है डबल टाइपिंग हो जाता है, वह टाइपिंग करने वाले पर डिपेंड करता है, वो कभी कभी उसको पता ही नहीं चलता है कि हम कौन क्वेश्चन टाइपिंग कर लिए या कौन क्वेश्चन बाकी है। ठीक है ना। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उतना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर टाइपिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका रिवीजन हो जाएगा, तो उससे कोई पहाड़ टूटने वाला तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो जो डायनेमो होता है उसका कार्य सिद्धांत कैसा आधारित होता है? यहाँ पे धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरकत्व चुंबक पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 36 का, क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट होता है या स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है हेनरी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो सकता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्ताकार कुंडली की धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी कि कोई भी कुंडली है वृत्ताकार है यानी कि सर्कल है, उससे धारा प्रवाहित की जा रही है। यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। अगर त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं हम लोग तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यह क्वेश्चन कह रहा है आधा हो जाएगा। वहाँ पर देखिए चुंबकीय आघूर्ण की बात नहीं किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है। वहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण था, अगर एम था तो वहाँ पे अगर त्रिज्या को आधा कर रहे थे तो उसका आघूर्ण भी आधा हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर वृत्ताकार कुंडली है, अगर उसकी वृत्ताकार कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसकी त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है तो उसका मान आधा हो जाता है, वो भी घट जाता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आधा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किस कारण से? तो पुनः आंतरिक प्रवर्तन के। क्या? पुनः आंतरिक प्रवर्तन से। देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डबल टाइपिंग हुआ, उसके लिए सॉरी, हम चेक नहीं किए हैं। अगला बार से जब लाएंगे तो चेक जरूर करेंगे कि कौन डबल है तो उसको हटा देंगे, ठीक ना। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या है आपको पता है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? 10 IP होता है। आपको पढ़ रखे होइएगा 10 IP, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक ना। इसका सी इज राइट आंसर, बूस्टर का नियम ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर जो क्वेश्चन है, पतले फिल्म का रंगीन दिखने का कारण है। तो पतले फिल्म का रंगीन दिखने का कारण क्या होता है? व्यक्तिकरण, विवर्तन, यहाँ पे प्रकीर्णन, वन विक्षेपण। तो याद कर लीजिए, अगर पतले फिल्म कहता है तो उसका रंग का कारण से होता है तो व्यक्तिकरण होता है। क्या होता है? व्यक्तिकरण, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 43 नंबर जो क्वेश्चन है, लेंस का व्यवहार किया जाता है। लेंस का व्यवहार किया जाता है, यहाँ पे देखिए लेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेंस थोड़ी ना होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस कुछ भी हो सकता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, आपको दोनों समझाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस रहता, अगर उत्तल लेंस रहता, समझ लीजिए यहाँ पे उत्तल लेंस का व्यवहार कहाँ किया जाता है, तो उत्तल लेंस का व्यवहार उस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है जिसे कहा जाता है। तो उत्तल लेंस कितने अक्षर से लिखा? 3 अक्षर से। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे 2 बार निकट दृष्टि दोष लिखा गया है, तो इसमें स्प्रिंट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर देखिए उत्तल लेंस लिखाया तो वहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा। क्या? दूर दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस होता है। क्या कहा? यहाँ पे उत्तल कितने अक्षर से लिखा गया? उत्तल 3 अक्षर से, तो 1 अक्षर कम कर दीजिए तो दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। क्योंकि अगर बोलिएगा निकट दृष्टि दोष तो कभी भी बराबर में नहीं आता है। जैसे उत्तल 3 अक्षर से, तो निकट कितने अक्षर से लिख रहे हैं? 3 अक्षर से, तो कभी नहीं होगा। वह एक कम होगा ना तो एक ज़्यादा होगा, कम होगा ना तो ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो उत्तल लेंस की बात करें तो दूर दृष्टि दोष होता है। अगर अवतल लेंस यहाँ पर रहता तो निकट दृष्टि दोष होता, एक वहाँ पे घट जाता है। या अगर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस कहते हैं। या यहाँ पे कहते हैं अगर दूर दृष्टि दोष का व्यवहार किसके लिए किया जाता है, मतलब कौन लेंस का व्यवहार करके हम उसका दूर कर सकते हैं, तो निकट क्या कहते हैं वहाँ पे दूर के लिए क्या करते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अगला बार से हम जरूर संभालने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा नहीं है टाइपिंग वाला को, डायरेक्ट हम इसको हम ऐसे कर दिए हैं, तो अब से हम देखेंगे तो उसको हम एडिट कर लेंगे पहले ही, ठीक ना। तो यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 44 नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है। एक गैल्वेनोमीटर जिसको हिंदी में धारामापी कहा जाता है, तो एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, तो वो मुख्य धारा आई है, उसका मुख्य धारा आई यहाँ पे प्रतिशत हो तो, यानी कि आई यानी कि 1% है, आई नहीं 1% है, यहाँ पे 1% है, ठीक है ना, याद रखिएगा 1% है। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, अगर उसका मुख्य धारा का 1% हो तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जा रही है, यानी कि उससे प्रवाहित हो रही है, इसलिए शंट का मान होगा। तो इसलिए शंट का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अगर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध जी दे रहा है, वहाँ पे कह रहा है इसका प्रतिरोध जी है, तो मुख्य धारा से 1% हो तो, यानी कि वो 1% प्रवाहित हो रही है, किस क्या धारा प्रवाहित हो रही है,
1% हो तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो रही, यानी कि उसमें से धारा 1% प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए शंट का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो जी अपॉन क्या होता है, जी अपॉन 90 डिग्री। मुझे माफ़ कीजिएगा इसमें, इसलिए सॉरी हम चाहते हैं, तो जहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है तो हम चेक नहीं किए हैं, पहली बार जो टाइपिंग किया है, तो फर्स्ट वीडियो ये हो रहा है, आपको पता ही है, तो इसलिए हम सॉरी, उसके लिए हम अगला बार से ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगला बार से पक्का सुधार के आएगा, एक भी गलती नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि आपको 350 पुराना है, 350 पुराना है ना, आप टेंशन मत लीजिए ना। तो यहाँ पे देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहा जाता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बूस्टर का यहाँ पे न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे फैराडे का नियम कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित होता है, फैराडे का नियम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्या हो सकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए है, देखिए वहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ठीक ठाक कुछ भी हो सकता है, और धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इनमें से कोई नहीं, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है कॉस ए होता है, याद कर लीजिए इस बात को, यानी कि यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है कॉस ए होता है, क्या होता है, कॉस ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 एमीटर का पठन 5 एम्पियर है, क्या कहा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो एमीटर होता है उसका जो पठन दिया 5 एम्पियर दिया है, परिपथ का धारा में अधिकतम शिखर मान, यानी कि परिपथ के धारा का अधिकतम शिखर मान क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है, इसका हो जाता है 5√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5√2, यानी कि ऑप्शन ए सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा 5√2 होता है, शिखर मान क्या होता है I√2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिखर मान क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 48 नंबर जो क्वेश्चन है, एकांक आवेश को समविभव सतह पर x मीटर ले जाने पर किया गया कार्य, सबसे पहले समझिए, यहाँ पे एक समविभव तल है, समविभव यानी कि वैसे तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है समान होता है, उसको समविभव तल कहा जाता है। तो समविभव तल पर x मीटर जाने पर, x मीटर यानी कि कितना हो, x कोई मतलब वहाँ पे फिक्स नहीं है, x मीटर जाने पर किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि वहाँ पे समविभव तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो वहाँ पे कहीं भी जाइएगा तो उसका जो कार्य जो किया गया वर्क होगा वो शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 49 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से यानी कि समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के मान का अनुपात होता है, यानी कि कोई छोटा चुंबक है, ठीक है ना, छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान का अनुपात होता है, तो क्या होता है, तो इसका होता है 2:, क्या हो सकेगा 2:1 होता है, क्या होता है 2:1, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या हो सकेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 नंबर जो क्वेश्चन भी डबल होगा लगभग, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के कौन सा स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी में पड़ती है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या हो सकेगा बामर श्रेणी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है, तो कौन है आवेश रहित, तो जिस पर आवेश नहीं हो, कोई भी आवेश नहीं, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो कौन है जो कि आवेश रहित है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोटोन, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, जितने समय में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहा जाता है, यानी कि जितने समय में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा आधी हो जाती है, अपने परिमाण का आधी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है। पहले क्वेश्चन समझिए, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो उसका जो भी कोई भी काम है उसको 100% होना है तब ना कोई काम पूरा होगा, और उसको आधा कर रहे हैं तो क्या करें 50% कर रहे हैं, यानी कि अर्ध आयु होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अर्ध आयु होता है, उसको क्या कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होता है या पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें बहुसंख्यक धारावाहक होता है, तो कैसा होता है यह क्वेश्चन कहा जाएगा। तो देखिए जो एन टाइप होता है और पी टाइप, एन और इलेक्ट्रॉन, देखिए सबसे पहले अल्फा कण गलत हो जाता है, प्रोटॉन भी गलत, फंसेगा कहाँ फंडा, इलेक्ट्रॉन और छिद्र में, तो छिद्र किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है, समझ लीजिए
यहाँ पे एन से इलेक्ट्रॉन, पी से छिद्र। पी से तो समझ में नहीं आया। एन पढ़ने में क्या आता है आपको, एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप के लिए मुख्य धारावाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बचा क्या, छिद्र। तो पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, छिद्र, और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी इज राइट आंसर। अगर पी टाइप का था डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए यदि निर्वेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगा। क्या कहा, निर्गत आवृत्ति पूछ रहा है। अगर यहाँ पे निर्वेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा, किसके लिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की पूछ रहा है, ठीक ना। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में अगर निर्वेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, नंद गेट के लिए बुलियर व्यंजक होता है, तो यहाँ पे सॉरी नंद एंड गेट के लिए बुलियर व्यंजक होता है। आपको बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट और हुआ है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आंसर डबल चला जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एंड गेट के लिए क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। यह क्या होता है, एंड गेट के लिए बुलियर व्यंजक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे डी पर क्या है, यहाँ पे एक रेकनिंग होना चाहिए, यहाँ पे भी रेकनिंग होना चाहिए। ये रेकनिंग देने में प्रॉब्लम हुआ है उसको, इसलिए वो छोड़ दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ए डॉट बी रहता है वो एंड गेट के लिए होता है, ए डॉट बी एंड गेट के लिए। जब रेकनिंग चढ़ जाता है ऊपर तो वह आप हो जाता है एन लग जाता है तो नंद गेट के लिए बन जाता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 56 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे आप जान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है 100% गारंटी के साथ। तो द्विधारी संख्या, यहाँ पे द्विधारी संख्या 15 का दशमिक संख्या 15 का द्विधारी में बदलना है, यानी कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो 15 का कैसे चेंज कर सकते थे, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, 7, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा 3 बचेगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1 1 1 1, यानी कि क्या है, 1 1 1 1 आया। यह इसका आ गया, ये इसका आंसर आ गया। देख लीजिए यहाँ पे 1 1 कहाँ है, 4 को 1 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 1 1 1, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 57 नंबर जो क्वेश्चन है, टीबी प्राशन के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है। तो टीबी प्राशन के लिए जो किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। क्या कहा, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो क्या करता है, तो यह जो होता है एसी वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर जो होता है एसी जो वोल्टता यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा 58 का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक ना, इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 59 नंबर से क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए जो आवृत्ति होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, तो धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो होना चाहिए 200 हर्ट्ज होना चाहिए। क्या होते हैं, 200 हर्ट्ज होना चाहिए, यानी कि इसका डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, 400 प्लस करना है, तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल या मैसेज जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश पढ़ने के लिए गूगल पर जाइए, केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए। केकेजी क्लासेस सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे क्लास 12 है उसको ओपन कीजिए। उसके बाद क्या है, इंग्लिश का ऑप्शन है, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बहुत चीज़ वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो साबुन का जो बुलबुला होता है वे श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के उत्तरदायी है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यक्तिकरण, वन विक्षेपण, विवर्तन। अब बताइए इसका क्या है, तो प्रकाश का जो साबुन का जो बुलबुला होता है प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। इस घटना का उत्तरदायी है श्वेत के प्रकाश का, जो श्वेत प्रकाश का क्या, विवर्तन, व्यक्तिकरण, वन विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वन विक्षेपण, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कि जो प्रकाश का वन विक्षेपण के कारण ही जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो क्या होता है, श्वेत प्रकाश में क्या रंगीन दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
द्वैत पर यानी कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव कणों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक थे। देखिए सब वहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा है कि द्वैत जो प्रकृति होता है यानी कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होता है बल्कि यहाँ पे द्रव कणों में भी होता है, द्रव कणों में भी होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, यह क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे मैक्स प्लांक ने या आइंस्टीन ने, न्यूटन ने। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिक ब्रोगली ने। क्या कहा, डिक ब्रोगली ने ही किया था। कौन, उसने बताया था कि वही ने बताया था कि द्रव प्रकृति केवल न प्रकाश में ही होता है बल्कि द्रव कणों में भी होता है। प्रकाश के साथ साथ द्रव कणों में ही कौन होता है, द्वैत प्रकृति होता है। कौन बताया था, डिक ब्रोगली ने बताया था, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 62 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे द्वारा संचार के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्राप्त होना चाहिए। क्या कहा, आकाश तरंगे के लिए। क्या कहा, आकाश तरंगे के लिए जो संचार की उपयुक्त आवृत्ति प्राप्त कितना होना चाहिए। यहाँ पे 5 किलो हार्ट्स से 500 किलो हार्ट्स, 1 मेगा हार्ट्स से 2 मेगा हार्ट्स, 2 मेगा हार्ट्स से 20 मेगा हार्ट्स या 30 मेगा हार्ट्स से अधिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 2 मेगा हार्ट्स से 20 मेगा हार्ट्स। क्या आकाश तरंगे की बात हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे टीवी प्रकाश की बात नहीं हो रहा है। तो आकाश तरंगे के लिए संचार की दिशा जो होता है या आवृत्ति प्राप्त होता है 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन भी है। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं तब क्या होगा। N1 तथा N2 लपेटा हुआ है तो क्या होगा। तो इसका जो होगा N2 जब भी होगा छोटा होगा N1 से, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 64 का, सॉरी 63 है ना, 63 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे कह रहा है कोई ट्रांसफार्मर है, कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टे अप, स्टे डाउन नहीं, स्टे अप ट्रांसफार्मर है, जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल दिया रखा है क्रमशः N1 तथा N2 है। तो क्या होगा, तो N2 बड़ा होगा N1 से, N1 बड़ा होगा N2 से, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर जो क्वेश्चन है, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक द्विध्रुव ई, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी विद्युत आघूर्ण वाले एक द्विध्रुव आघूर्ण ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी विद्युत आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव आघूर्ण ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाता है। क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 65 नंबर जो क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 पाई टी है, यह निरूपित किया जाता है तो विद्युत यहाँ पे धारा का आवृत्ति होगा। तो विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा के, यहाँ पे विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है ना। अगर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट का समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे 0.6, यहाँ पे साइन यहाँ पे दे रखा है, देखिए होता है 2n पाई टी, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि 2 पाई टी तो है और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 रखेंगे तब ना 100 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे यूनिट है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, क्या 66 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, न्यूटन पर कूलम्ब होता है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लीज यार नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा तैयारी हो सकेगा। अब लास्ट में जो बचा पूरा तैयारी कर दिया जाएगा, 350 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा आपको पूरा, आराम से आप उसको पढ़ के आराम से 35 में 35 कर सकते हैं। और आपको सब सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग, तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, जाकर कॉन्टैक्ट एक बार जरूर कीजिएगा। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिकतम होता है, यानी कि किस पदार्थ के या किसी पदार्थ का, तो किसका होता है, 0 से अधिक, कोई भी अगर हो, अगर उसका जो परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, कितना से, 0 से 0.05 से 1 से, तो कितना से 1 से अधिक होता है, 1 से भी अधिक होता है। किसी भी पदार्थ की परावैद्युतांक नियतांक हमेशा कितना होता है, 1 से अधिक होता है, कम नहीं होता है, 1 से अधिक ही होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 68 नंबर जो क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो आपको पता है ऊर्जा का मात्रक, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्रुव प्रबलता का एस आई मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एस आई मात्रक क्या होता है? तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्रुव प्रबलता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे तांबा है, तांबा क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, या चुंबकीय निरक्ष पर है, तो क्या है? तो तांबा एक क्या है? एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तांबा क्या है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देखिए टोटल इसमें 70 क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपको 350 ऑब्जेक्टिव पुराया जाएगा 5 पार्ट में, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो टाइपिंग हुआ है, अगला बार से बिल्कुल नहीं होगा, हम जरूर चेक करके लाएंगे, ठीक ना। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।